मैं हूं शैलेंद्र रावत। जेईई मेंस जनवरी 2019 एनालिसिस के अपने सेकंड लेक्चर में मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। इसमें 11th और 12th के दोनों चैप्टर्स अपने ने मिला के काम किए हुए हैं। तो अब हम आज कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं बच्चों? तो वो अपना चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म, स्टोइचियोमेट्री और रिडॉक्स। टोटल पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से 8 पेपर में 11 क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ पेपर में 2 क्वेश्चन भी आए होंगे, इसे हम इस पे ध्यान देना होगा। पेपर का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल टर्म बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं मोल क्या है। तो मोल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ काउंटिंग है जो नंबर को वेट से जोड़ देता है। तो मोल इज W अपॉन एन। मोल को हम एन से दिखाते हैं और मोल होता है W अपॉन एम, या मोल होता है गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोल के लिए अगर नंबर दिया है तो हम मोल निकाल सकते हैं, वेट दिया है तो हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस मोल से हम या तो स्टोइचियोमेट्री के कैलकुलेशन करें या कुछ और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इससे सोल्यूशन बनाएं। तो सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट के लिए हम लिखेंगे नंबर 1, सॉल्वेंट के लिए हम लिखेंगे नंबर 2, और अगर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो वो सोल्यूशन है। तो अगर मैंने जब लिखा W1 तो W1 इज वेट ऑफ सॉल्यूट, W2 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, विच इज W1 प्लस W2 वेट ऑफ सोल्यूशन। तो जब हमको सोल्यूशन बनाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, जैसे मोलारिटी, जैसे मोलालिटी, जैसे नॉर्मलिटी, जैसे मोल फ्रैक्शन। तो अब हम बात करें पहली टर्म मोलारिटी। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो जब इसके फॉर्मूले को हम लिखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन V। वॉल्यूम कैन बी रिलेटेड टू डेंसिटी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हमको सोल्यूशन में सॉल्यूट के मिलीमोल्स निकालना है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब हम दूसरी टर्म लेके आए मोलालिटी, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? वे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अब अगर किसी क्वेश्चन में मोलारिटी दी है और हमको मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी दी है या मोलारिटी निकालनी है, तो हम एक डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं, हम इसे डिराइव कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, मोलारिटी M, मोलालिटी M डैश D डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लेके एक डायरेक्ट रिलेशन मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में हमने यहाँ पर बना लिया है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म होगी मोल फ्रैक्शन। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, या एक के मोल को जब पूरे के मोल से डिवाइड कर दे, सम ऑफ मोल से डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन। तो एक सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट है सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होगी। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब एक और टर्म आती है यहाँ पे नॉर्मलिटी। What is the normality? Number of equivalent of solute present per liter volume of solution. Equivalent क्या होते हैं? Weight upon molecule. फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी हम जनरली रिएक्शन में, स्टोइचियोमेट्री में के टाइम पे यूज करते हैं। नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट V लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो कितने इक्विवेलेंट 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी। अब हमारे इक्विवेलेंट क्या होते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट विल गिव नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, पर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? द इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है? एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ स्पीशीज, दैट विल गिव यू वैलेंसी फैक्टर। तो जैसे जैसे आगे आएगा मैं वैलेंसी फैक्टर निकालना आपको बता दूंगा। अब नॉर्मलिटी हो गई,
W1/m1 1000/V इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन क्या आ गया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। जैसा कि अभी मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया कि हमें इसके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे। अब 9 जनवरी के पेपर के मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया कि a solution of sodium sulfate contain 92 gram of sodium ion in solution, then what is the molality of sodium ion? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, मोलालिटी के फॉर्मूले में रखो, सॉल्व करो और इसका आंसर निकाल दो। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अपने को सिर्फ क्या करना था, मोलालिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देना है। अब हमको सॉल्यूट के मोल्स कितने दिए हुए? 92 ग्राम। तो इसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए 23 से डिवाइड करो। 23 से डिवाइड करने पे 4 मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 1000, क्योंकि पर केजी वेट ऑफ वाटर। तो मोलालिटी कितनी आ गई? 4। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मोलालिटी में रखो। तो हर बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ये टाइम भी सेव करेंगे और हमारे नंबर भी बढ़ाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन अपना स्टोइचियोमेट्री से, उसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो रिएक्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब सिंपल एक स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना होगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, कंबशन होता है, CO2 और वाटर बनेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन से कितने ग्राम वाटर का बनेगा? क्वेश्चन में दिया है इसके 445 ग्राम से कितने ग्राम वाटर के बनेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारे लिए। रिएक्शन बैलेंस है, इसके 2 मोल से वाटर के कितने मोल बन रहे हैं? 110 मोल्स बन रहे हैं। तो इसके वेट को पहले मोल में बदलना होगा, उससे वाटर के मोल निकालने होंगे और फिर वाटर के मोल से उनका वेट निकाल देना होगा। जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बैलेंस रिएक्शन से हम सबसे पहले किसके मोल्स निकालेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कंबशन हो रहा है। कैलकुलेशन से उसकी आए 1/2 मोल। तो इसके 2 मोल से जब वाटर के 110 मोल है तो 1 मोल से 110/2, तो आधे मोल से 1/4 मोल। दिस विल गिव यू 495 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और हर बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन भी स्टोइचियोमेट्री पे बेस्ड है, जो कि 10 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर से लिया गया है। इस पेपर में या इस पेपर के क्वेश्चन में क्या चीज आई हुई है? उन्होंने दिया हुआ है कि एक मिक्सचर है जिसमें कुछ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट के कुछ वेट को मिलाया गया है। रिएक्शन होने के बाद कितने मोल कैल्शियम सल्फेट के बनेंगे, कितना वेट हाइड्रोक्साइड का आएगा। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देखें। मिक्सचर ऑफ 100 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट was dissolved in water and the final volume was made up to 100 ml. Then concentration of the weight of calcium sulfate form and hydroxide ion concentration. प्रोडक्ट में कितने ग्राम कैल्शियम सल्फेट और क्या हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन होगी हमें निकालना है। तो जस्ट पहले एक रिएक्शन लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो पहले हमको सोडियम सल्फेट के वेट को किस में बदलना होगा? मोल्स में बदलना होगा। फिर स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली कैल्शियम सल्फेट के कितने मिलीमोल्स बनेंगे? 14 मिलीमोल्स। जब हम 14 मिलीमोल्स को वेट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन भी अपना कंसंट्रेशन टर्म से है, जिसमें क्या दिया हुआ है? कितनी शुगर को हम सोल्यूशन में कितनी वॉल्यूम में डिसॉल्व करना है? 2 लीटर में, जिससे में 0.1 मोलर सोल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन भी सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है और हर बच्चे को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। कम समय में बिल्कुल सही आंसर आने की संभावना रहती है। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें मोलारिटी कितनी लिखनी है? 0.1। वेट ऑफ शुगर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर 1/2 मोल।
divided by volume of solution in ml, this will give you 68.4 ग्राम। तो बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन था। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है वो 11 जनवरी के मॉर्निंग सेशन से आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया है, वाटर का वॉल्यूम दिया है, CO2 का वॉल्यूम दिया है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन से बनता है। तो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। ऐसे क्वेश्चन में ड्यूमास मेथड, तो ड्यूमास मेथड में हम जनरली नाइट्रोजन की वॉल्यूम को नापते हैं, पर जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें 4 ऑप्शन से ही कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे कि अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लीजिए कंपाउंड है CXHYNZ। जब हम इस कंपाउंड का कंबशन करते हैं तो ये हमको दिया है कि ये 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के देता है, 4 मोल वाटर के देता है और 1 मोल नाइट्रोजन के देता है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगाएं तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए 8 और कितने नाइट्रोजन होना चाहिए N2। तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है C6H8N2। तो इसमें कोई ड्यूमास मेथड के कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर क्या आ रहा है इसका C6H8N2। सातवां जो क्वेश्चन है वो भी अपने पास 11 जनवरी इवनिंग से आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कुछ HCl की वॉल्यूम है जो सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करती है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पहली इंफॉर्मेशन जहां पर HCl सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब अगर HCl सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां से हम HCl की नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। जो नॉर्मेलिटी HCl की आई, अब उसी नॉर्मेलिटी से फिर मिली इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से हमको सेकंड स्टेप में HCl वर्सेस NaOH का टाइट्रेशन। तो यहां से हमें उसी HCl की कितनी वॉल्यूम लगने वाली है, 25 ml। सो आंसर इज 25। अब 12 जनवरी के पेपर में 2 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से हैं जो सुबह के पेपर में आए हुए हैं। तो समझ लीजिए जिस बच्चे के पेपर में आए उसके लिए तो बहुत आसान हो गया। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या हो रहा है, 50 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 50 ml ऑफ 0.45 मोलर ऑक्सैलिक एसिड नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ NaOH। तो इस NaOH के 50 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम NaOH होगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। हमें अब क्या करना होगा, मिली इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाना होगा और एक सिंपल कैलकुलेशन करना होगा। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। यहां पर हम लिख सकते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2 और ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे डाइबेसिक एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2। तो यू राइट हियर 50 × 5.5 × 2 दिस। तो इससे में NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 2। अब हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे और हम यहाँ से किसका वेट निकाल सकते हैं, NaOH। तो 50 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम NaOH के होंगे, 4 ग्राम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में हमको हार्डनेस ऑफ वाटर निकालनी है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इफ इट्स कंसंट्रेशन इज 10⁻³ मोलर कैल्शियम सल्फेट। अब हम सब जानते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। हार्डनेस 2 तरह की है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ कैल्शियम सल्फेट के कारण हार्डनेस निकालना है, इसका मतलब परमानेंट हार्डनेस निकालनी है। अब जो हमें कैल्शियम सल्फेट की कंसंट्रेशन दी है, इसी कंसंट्रेशन को मुझे अब कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में बदलना होगा। तो यह दी हुई मोलारिटी को मुझे ppm में एक सिंपल कैलकुलेशन से लाना होगा। तो अब ये जो कैल्शियम सल्फेट की मोलार कंसंट्रेशन दी है इसे ppm में बदलने के लिए बस एक सिंपल कैलकुलेशन किया एंड दिस कम्स आउट टू बी 100 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम सल्फेट की कंसंट्रेशन है उसे कैल्शियम कार्बोनेट ppm के इक्विवेलेंट में हमने यहाँ पे बदल लिया है। जो 10वां क्वेश्चन है उसके अंदर 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर और हमें 2 चीजें निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। तो सिंपल कैलकुलेशन है, पहले मोल फ्रैक्शन को अलग निकालेंगे और मोलालिटी का एक अलग कैलकुलेशन कर देंगे।
जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। वैल्यू रख के सॉल्व किया तो मोल फ्रैक्शन कितना है 0.167, ये NaOH का मोल फ्रैक्शन। अब जब मोलालिटी निकालनी है तो मोलालिटी का फॉर्मूला लो और उसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन, जैसे कि पहले 10 क्वेश्चन आसान थे, ये भी वैसे ही आसान क्वेश्चन है और हमसे अटेम्प्ट करते बन गया। इस सेक्शन का हमारा आखिरी और 11वां क्वेश्चन जो है वो रिडॉक्स कंसेप्ट से, जिसमें एक रिडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें हमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व निकालने हैं। हमारा क्वेश्चन है, in the reaction of oxalate and permanganate in acidic medium, the number of electron involved in producing 1 mole of CO2। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, पहली इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी होगी, जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इसके रिड्यूस प्रोडक्ट क्या होगा। तो KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट Mn+2 में रिड्यूस होता है, न्यूट्रल मीडियम में एक अलग प्रोडक्ट मिलता है, बेसिक मीडियम में एक अलग प्रोडक्ट मिलता है, बेसिक मीडियम में मैग्नेट आयन में बदल जाता है, जबकि न्यूट्रल मीडियम में वो MnO2 में बदलता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि परमैंगनेट किस में जाके रिड्यूस हो रहा है, Mn+2, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 आ रही। तो कैलकुलेशन करते वक्त हमें 2 हाफ रिएक्शन को लिख के सिंपल एक बैलेंसिंग करना। अब अगर हम यहाँ पे 2 हाफ रिएक्शन देखें तो परमैंगनेट +2 और ऑक्सलेट का कार्बन CO2 में बदल रहा है, तो टोटल 10 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 10 मोल CO2 के बन रहे हैं। तो 1 मोल CO2 बनने में 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, सो आंसर विल बी 1।